तो जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका बायोलॉजी एजुकेटर साहिल कुमार। स्वागत है मेरे चैनल ई नो डॉट बाय एजुकेशन में। तो जैसे कि हम पिछले वीडियो में पुष्पीय पादपों में निषेचन के बारे में पढ़ रहे थे। पुष्पों में निषेचन क्या है, द्विव निषेचन क्या है, द्विव निषेचन का महत्व क्या है, ये सारे बिंदु, ये सारे टॉपिक के बारे में हम पिछले वीडियो में अच्छी तरीका से, इजी तरीका से पढ़ लिए थे, समझ लिए थे। तो आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पुष्पीय पादपों में निषेचन के पश्चात बनने वाली संरचना एवं घटना के बारे में। क्या पढ़ेंगे? तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पुष्पीय पादपों में निषेचन के पश्चात बनने वाली संरचना एवं घटना के बारे में। यानी कह रहा है कि पुष्पीय पादपों में निषेचन के बाद कौन कौन से संरचना बनती है, ये कौन कौन से घटना घटती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो बाबू, आप लोग वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहना और पुष्पों में निषेचन के पश्चात बनने वाली संरचना एवं घटना को बिल्कुल इजी तरीका से आसान भाषा में समझना। चलिए बाबू, देखो हमने लिखा है कि पुष्पीय पादपों में निषेचन के पश्चात मुख्यतः तीन संरचना, कितनी संरचना? तीन संरचना या तीन घटना घटती है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं बाबू पुष्पीय पादपों में निषेचन के पश्चात बनने वाली संरचना एवं घटना के बारे में। यानी कि पुष्पों में निषेचन के बाद कौन कौन से संरचना बनती है, कौन कौन से घटना घटती है, उन संरचना एवं घटना के बारे में समझेंगे। तो हमने लिखा है कि पुष्पीय पादपों में निषेचन के पश्चात मुख्यतः तीन संरचना या तीन घटना घटती है। यानी पुष्पीय पादपों में निषेचन के पश्चात मुख्यतः तीन संरचना बनती है या तीन घटना घटती है। ये कौन कौन से तीन संरचना बनती है बाबू, कौन कौन से तीन को घटना घटती है? तो चलिए, सबसे पहले बाबू भ्रूण पोष का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? भ्रूण पोष का निर्माण होता है, इंडोस्पर्म का निर्माण होता है। फिर दूसरा संरचना यानी भ्रूण का निर्माण होता है, यानी कि इम्ब्रियो बनता है। और तीसरा संरचना बाबू बीज का निर्माण होता है, सीड बनता है। तब पुष्पों में निषेचन के बाद मुख्य रूप से ये तीन संरचना बनती है, भ्रूण पोष, भ्रूण और बीज। अब ये तीनों संरचना को हम बाबू बिल्कुल इजी तरीका से, बिल्कुल आसान भाषा में हम समझेंगे। तो चलिए बाबू, हम सबसे पहला संरचना पढ़ते हैं बाबू भ्रूण पोष के बारे में, इंडोस्पर्म के बारे में। भ्रूण पोष किसे कहते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो देखो बाबू, ये भ्रूण पोष को समझने के लिए, इंडोस्पर्म को समझने के लिए बाबू ये द्विव निषेचन का मतलब याद रखना होगा, द्विव निषेचन का डिफिनेशन याद रखना होगा। तब जो बच्चा द्विव निषेचन के बारे में नहीं पढ़ा है, जो छात्र द्विव निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में नहीं पढ़ा है, वो बच्चा पिछले वीडियो में जाएं और द्विव निषेचन को पढ़ें। हालांकि हम भ्रूण पोष को समझने के लिए भी द्विव निषेचन का मतलब हम यहाँ पे भी बताने वाले हैं, आज के वीडियो में भी बताने वाले हैं। तो आप लोग शांति से बना रहें। देखो बाबू, हमने क्या कहा था? द्विव निषेचन याद है जी? हमने द्विव निषेचन में क्या कहा था? डबल फर्टिलाइजेशन में क्या कहा था कि पराग कण के अंदर दो गो नारीगुमक पाए जाते हैं। ये दोनों नारीगुमक क्या करता है? ये भ्रूण कोष में प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करने के बाद एगो नारीगुमक जाकर के अंडकोशिका से संलयन कर लेता है। तो एक नारीगुमक अंडकोशिका से संलयन करके बाबू किसका निर्माण करता है? युग्मनज का निर्माण करता है, जाइगोट्स का निर्माण करता है। तथा ये दूसरी नारीगुमक क्या करता है? दूसरी नारीगुमक जाकर के द्वितीयक केंद्रक से सेकेंडरी न्यूक्लियस से जाकर के संलयन कर लेता है। तो नारीगुमक तथा द्वितीयक केंद्रक ये दोनों आपस में त्रिसंलयन करके किसका निर्माण करता है? भ्रूण कोष का निर्माण करता है। एगो नारीगुमक अंडकोशिका से संलयन करके युग्मनज का निर्माण करता है तथा ये दूसरी नारीगुमक ये द्वितीयक केंद्रक से संलयन करके किसका निर्माण करता है? भ्रूण कोष का निर्माण करता है। ये इंडोस्पर्म का निर्माण करता है। तो इन्हीं भ्रूण पोष के बारे में तो हम समझ रहे हैं बाबू। अगर आपसे पूछ दे कि भ्रूण पोष क्या है, ये इंडोस्पर्म क्या है, तो आप उसको बिल्कुल इजी तरीका से, बिल्कुल आसान भाषा में बता दीजिएगा। कहिएगा ना कि द्विव निषेचन के फलस्वरूप
किसके फलस्वरूप? ये द्विव निषेचन के फलस्वरूप पराग कण में उपस्थित नारीयुग्मक तथा भ्रूण कोश में उपस्थित द्वितीयक केंद्रक, पराग कण में उपस्थित नारीयुग्मक तथा भ्रूण कोश में उपस्थित द्वितीयक केंद्रक, ये दोनों को आपस में त्रिसंलयन से, ये दोनों को आपस में त्रिसंलयन से बनने वाली संरचना को, बनने वाली स्ट्रक्चर को ही हम लोग भ्रूण कोश कहते हैं, एंडोस्पर्म कहते हैं। आया समझ में? हमने क्या कहा कि द्विव निषेचन के फलस्वरूप पराग कण में उपस्थित एक नारीयुग्मक तथा भ्रूण कोश में उपस्थित द्वितीयक केंद्रक, ये दोनों को आपस में त्रिसंलयन से, ये दोनों को आपस में मिलने से, फ्यूजन होने से, लेकिन कौन से फ्यूजन? त्रिसंलयन। कौन से संलयन? त्रिसंलयन से ये बनने वाली संरचना को, ये बनने वाली स्ट्रक्चर को ही हम लोग भ्रूण कोश कहते हैं, एंडोस्पर्म कहते हैं। आया समझ में बाबू? तब देखो हम साफ साफ डिफिनेशन भी लिख दिए हैं कि भ्रूण कोश किसे कहते हैं। तब द्विव निषेचन के फलस्वरूप पराग कण में उपस्थित नारीयुग्मक तथा भ्रूण कोश में उपस्थित द्वितीयक केंद्रक, ये दोनों को आपस में त्रिसंलयन से बनने वाली संरचना को भ्रूण कोश कहते हैं, एंडोस्पर्म कहते हैं। क्या भ्रूण कोश किसे कहते हैं समझ में आया गुरु? आया ना? चलिए, तो भ्रूण कोश किसे कहते हैं ये तो हम समझ लिए। अब ये भ्रूण कोश का कार्य क्या है, इसकी कुछ पॉइंट्स भी समझ लेते हैं, इसकी कुछ इससे पूछा गया ऑब्जेक्टिव भी समझ लेते हैं। चलिए देखो, सबसे पहले समझते हैं ये भ्रूण कोश किसे कहते हो, तो समझ लिए। ये भ्रूण कोश करता क्या है बाबू? तो ये भ्रूण कोश बाबू भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ये भ्रूण कोश करता क्या है? ये भ्रूण कोश करता क्या है बाबू? तो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, इसीलिए इसको पोषी उत्तक भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? इसीलिए इसको पोषी उत्तक के नाम से भी जाना जाता है। तो हम पहला पार्ट याद रखिएगा, ये भ्रूण कोश भ्रूण को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है, इसीलिए कौन से उत्तक? इसको पोषी उत्तक के नाम से भी जानते हैं। चलिए, ये दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, कह रहा है कि भ्रूण कोश का विकास ये प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक से होता है। इसको याद रखिएगा बाबू, ये भ्रूण कोश का निर्माण किससे होता है? ये प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक से होता है। कौन से? प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक से होता है। चलिए, तीसरा बिंदु याद रखिएगा, तीसरा पॉइंट याद रखिएगा कि देखो कह रहा कि आवृत बीजी पौधा में, कौन से पौधा में? आवृत बीजी पौधा में ये भ्रूण कोश का निर्माण कैसे होता है? तो आवृत बीजी पौधा में भ्रूण कोश का निर्माण बाबू निषेचन के बाद होता है, निषेचन के पहले नहीं, निषेचन के बाद होता है। और जब भी होता है बाबू तक त्रिगुणित भ्रूण कोश का निर्माण होता है। कैसे? त्रिगुणित भ्रूण कोश का निर्माण होता है। यानी हमने क्या कहा कि आवृत बीजी पौधा में भ्रूण कोश का निर्माण कैसे होता है? निषेचन के बाद होता है। कैसे होते हैं? त्रिगुणित भ्रूण कोश का निर्माण होता है, यानी निषेचन के बाद होता है एवं त्रिगुणित भ्रूण कोश का निर्माण होता है। आवृत बीजी पौधा में भ्रूण कोश का निर्माण निषेचन के बाद होता है एवं त्रिगुणित भ्रूण कोश का निर्माण होता है। इसको याद रखिएगा, ये आवृत बीजी पौधा की बात कर रहा है। और अनावृत बीजी पौधा में भ्रूण कोश का निर्माण कैसे होता है बाबू? तो देखो कह रहा है कि अनावृत बीजी पौधा में भ्रूण कोश का निर्माण निषेचन के बाद होता है बाबू, निषेचन के बाद नहीं, यहाँ पे कर देना पहले, निषेचन का पहले हो जाता है। क्या हो जाता है? निषेचन के पहले होता है और आगुनित भ्रूण कोश का निर्माण करता है। जब भी भ्रूण कोश का निर्माण करेगा तो कैसा? आगुनित। आगुनित का मतलब एन। तो हमने कहा कि आवृत बीजी पौधा में भ्रूण कोश का निर्माण निषेचन के बाद होता है और त्रिगुणित भ्रूण कोश का निर्माण करता है। उसी प्रकार से ये अनावृत बीजी पौधा में भ्रूण कोश का निर्माण निषेचन के पहले ही हो जाता है, यानी निषेचन होने से पहले ही हो जाता है और आगुनित भ्रूण कोश का निर्माण होता है। आवृत बीजी पौधा में भ्रूण कोश का निर्माण निषेचन के बाद होता है और त्रिगुणित भ्रूण कोश का निर्माण होता है। और अनावृत बीजी पौधा में भ्रूण कोश का निर्माण निषेचन के पहले ही हो जाता है और कैसा? आगुनित भ्रूण कोश का निर्माण होता है। तब भ्रूण कोश किसे कहते हैं और भ्रूण कोश से संबंधित हम ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए। अब हम अगला पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं भ्रूण कोश के प्रकार, टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो एंडोस्पर्म के बारे में, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म के बारे में। तब तक इसको आप नोट करिए बाबू। तो चलिए बाबू, जैसे कि हम भ्रूण कोश किसे कहते हैं बिल्कुल इजी तरीका से आसान भाषा में हम पढ़ लिए, तो अब हम पढ़ते हैं बाबू भ्रूण कोश के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म के बारे में। जी किसके बारे में बाबू? भ्रूण कोश के प्रकार के बारे में। तो भ्रूण कोश की अगर हम प्रकार की बात करते हैं प्यारे, तो भ्रूण कोश मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बाबू? मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। भ्रूण कोश मुख्यतः कितने प्रकार के?
तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से तीन प्रकार के होते हैं बाबू? तो देख लो, पहला होता है केंद्रकीय भ्रूणपोष यानी न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। दूसरा होता है कोशिकीय भ्रूणपोष यानी सेलुलर इंडोस्पर्म। और तीसरा होता है माध्यमिक भ्रूणपोष हेलोबियस इंडोस्पर्म। तब भ्रूणपोष मुख्यतः कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं। अब ये तीनों भ्रूणपोष को हम बारी बारी से बिल्कुल इजी तरीका से हम पढ़ेंगे, तो आप लोग वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहना बाबू। सबसे पहले हम समझते हैं ये केंद्रकीय भ्रूणपोष किसे कहते हैं, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म किसे कहते हैं। एकदम बिल्कुल इजी तरीका से समझिएगा। देखो बाबू, केंद्रकीय भ्रूणपोष किसे कहते हैं? तो ऐसे भ्रूणपोष जिसका केंद्रक, देखो ये बीच में दिखाई दे रहा है बाबू केंद्रक, ये भ्रूणपोष का संरचना है बाबू। ये भ्रूणपोष के बीच में क्या पाया जा रहा है? केंद्रक। तो केंद्रकीय भ्रूणपोष किसे कहते हैं? ऐसे भ्रूणपोष जिसका केंद्रक बार बार विभाजन करके अनेकों केंद्रक का निर्माण कर लेता है। देखो इसमें एक केंद्रक था और यही बार बार विभाजन करके अनेकों केंद्रक का निर्माण कर लिया कि नहीं? तो इस प्रकार के हम भ्रूणपोष को बाबू केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं। यानी ऐसे भ्रूणपोष जिसका केंद्रक बार बार विभाजन करके अनेकों केंद्रक का निर्माण कर लेता है और इन केंद्रक के ऊपर कोई भित्ति वगैरह निर्माण नहीं करता है, बिल्कुल एकदम खुला रहता है, केंद्रक बिल्कुल खुला हुआ रहता है, उस पर कोई भित्ति वगैरह निर्माण नहीं होता है। तो ऐसे भ्रूणपोष जिसका केंद्रक बार बार विभाजन करके अनेकों केंद्रक का निर्माण कर लेता है और उन केंद्रक के ऊपर कोई भित्ति का निर्माण नहीं होता है, जिसे ही हम लोग बाबू केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं। देखो एकदम डिफिनेशन में हूबहू डिफिनेशन लिखे हैं जो हम अभी समझाएं। देखो क्या लिखे हैं कि केंद्रकीय भ्रूणपोष किसे कहते हैं? ऐसे भ्रूणपोष जिसका केंद्रक बार बार विभाजन करके अनेकों केंद्रक का निर्माण करता है और केंद्रक के ऊपर भित्ति का निर्माण नहीं होता है या नहीं करता है, जिसे हम लोग केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं। यानी कि ऐसे भ्रूणपोष जिसका केंद्रक बार बार विभाजन करके अनेकों केंद्रक का निर्माण कर लेता है और उन केंद्रक के ऊपर कोई भित्ति का निर्माण नहीं होता है, जिसे हम बाबू केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं। अब केंद्रकीय भ्रूणपोष किस किस में पाया जाता है, किस किस बीजों में पाए जाते हैं, किस किस फलों में पाए जाते हैं? तो केंद्रकीय भ्रूणपोष पाया जाता है बाबू नारियल में। किस में पाए जाते हैं? नारियल में पाए जाते हैं। और किस में पाए जाते हैं बाबू? मटर में पाए जाते हैं। मटर की सब्जी खाए ना बाबू, तो मटर में बाबू केंद्रकीय भ्रूण पाए जाते हैं। मूंगफली खाए होंगे, तो मूंगफली में जो भ्रूणपोष पाया जाता है वो भी केंद्रकीय भ्रूणपोष पाए जाते हैं। सेम का सब्जी होता है बाबू, और ये सेम का जो बीज होता है उस बीज में बाबू केंद्रकीय भ्रूणपोष पाया जाता है। और एक होता है बाबू अरंडी, याद रखिएगा अरंडी में भी क्या? केंद्रकीय भ्रूणपोष पाए जाते हैं। तो केंद्रकीय भ्रूणपोष समझ में आया? ऐसे भ्रूणपोष जिसका केंद्रक बार बार विभाजन करके अनेकों केंद्रक का निर्माण कर लेता है। ऐसे भ्रूणपोष जिसका केंद्रक बार बार विभाजन करके अनेकों केंद्रक का निर्माण कर लेता है और उन केंद्रक के ऊपर कोई भित्ति का निर्माण नहीं करता है, जिसे ही हम लोग बाबू केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं। ये हुआ बाबू पहला प्रकार। चलिए अब हम दूसरा प्रकार पढ़ते हैं बाबू, कोशिकीय भ्रूणपोष सेलुलर इंडोस्पर्म। क्या पढ़ते हैं बाबू? कोशिकीय भ्रूणपोष सेलुलर इंडोस्पर्म। अब कोशिकीय भ्रूणपोष किसे कहते हैं? एकदम सेम डिफिनेशन है बाबू, केवल समझिएगा। इसमें क्या हो रहा था कि ऐसे भ्रूणपोष जिसका केंद्रक बार बार विभाजन करके अनेकों केंद्रक का निर्माण कर लेता है, लेकिन कोशिकीय भ्रूणपोष में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि इस ऐसे भ्रूणपोष जिसका केंद्रक बार बार विभाजन करके अनेकों कोशिका का निर्माण कर लेता है, इसमें केंद्रक का निर्माण नहीं होता है, अनेकों कोशिका का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार के भ्रूणपोष को हम बाबू कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। यानी कि ऐसे भ्रूणपोष जिसका केंद्रक बार बार विभाजन करके अनेकों कोशिका का निर्माण कर लेता है, तो इस प्रकार के भ्रूणपोष को ही हम बाबू कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। अब कोशिकीय भ्रूणपोष किस किस बीजों में पाए जाते हैं, कहां कहां पाए जाते हैं बाबू? तो धातुरा के बीज में बाबू कोशिकीय भ्रूणपोष पाए जाते हैं, पिटूनिया में और एक बालसम, याद रखिएगा तीनों, ये तीनों में पाया जाता है कोशिकीय भ्रूणपोष। धातुरा, पिटूनिया और बालसम, ये तीनों में कौन से भ्रूणपोष पाए जाते हैं बाबू? तो कोशिकीय भ्रूणपोष पाए जाते हैं। चलिए बाबू अब हम समझते हैं कि माध्यमिक भ्रूणपोष किसे कहते हैं। बिल्कुल इजी तरीका से, जैसे हम केंद्रकीय भ्रूणपोष समझे,
कोशिकीय भ्रूणपोष समझे, उसी तरह से हम माध्यमिक भ्रूणपोष के बारे में समझेंगे। आप लोग बाबू वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहना। देखो, माध्यमिक भ्रूणपोष किसे कहते हैं, हेलोबियस इंडोस्पर्म किसे कहते हैं। तो ऐसे भ्रूणपोष, देखो बाबू ये भ्रूणपोष है, ये भ्रूणपोष में एगो केंद्रक नजर आ रहा है। तो ऐसे भ्रूणपोष जिसका केंद्रक ये प्रथम बार विभाजन करके, यानी पहली बार विभाजन करके दो केंद्रक का निर्माण कर लेता है। देखो बाबू यहाँ पे एगो केंद्रक है, यही एक केंद्रक विभाजन करके कितने केंद्रक का निर्माण कर लिया, दो केंद्रक का निर्माण कर लिया। तो ऐसे भ्रूणपोष जिसका केंद्रक यानी प्रथम बार विभाजन करके, पहली बार विभाजन करके दो केंद्रक का निर्माण कर लेता है। एक केंद्रक से क्या होता है, एक केंद्रक से अनेकों केंद्रक का निर्माण कर लेता है, तथा दूसरी केंद्रक से अनेकों कोशिका का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार के भ्रूणपोष को हम बाबू माध्यमिक भ्रूणपोष कहते हैं। हेलोबियस इंडो, यानी कि अगर आपसे पूछ दे कि माध्यमिक भ्रूणपोष किसे कहते हैं, हेलोबियस इंडोस्पर्म किसे कहते हैं, तो बिल्कुल इजी तरीका से, बिल्कुल आसान भाषा में बता दीजिएगा। कहिएगा कि ऐसे भ्रूणपोष जिसका केंद्रक प्रथम विभाजन करके, यानी प्रथम बार विभाजन करके दो केंद्रक का निर्माण करता है, जिसमें से एक केंद्रक से अनेकों केंद्रक का निर्माण होता है तथा दूसरी केंद्रक से अनेकों कोशिका का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के भ्रूणपोष को हम माध्यमिक भ्रूणपोष कहते हैं, हेलोबियस इंडोस्पर्म कहते हैं। देखो बाबू, हम डिफिनेशन बिल्कुल सेम लिखे हैं। देखो लिखे हैं कि ऐसे भ्रूणपोष जिसका केंद्रक प्रथम बार विभाजन करके दो केंद्रक का निर्माण करता है, और उसमें से एक केंद्रक से अनेकों केंद्रक का निर्माण होता है तथा दूसरी केंद्रक से अनेकों कोशिका का निर्माण करता है या होता है, जिसे हम लोग बाबू माध्यमिक भ्रूणपोष कहते हैं, यानी कि माध्यमिक भ्रूणपोष कहते हैं, हेलोबियस इंडोस्पर्म कहते हैं। तब भ्रूणपोष क्या है, भ्रूणपोष कितने प्रकार के होते हैं, क्या आपको समझ में आया बाबू। केंद्रकीय भ्रूणपोष किसे कहते हैं, कोशिकीय भ्रूणपोष किसे कहते हैं, माध्यमिक भ्रूणपोष किसे कहते हैं, क्या आपको समझ में आया। चलिए बाबू, तब तक आप इसको क्या करिए, जब समझ में आ गया प्यारे, तो ये तीनों को आप नोट कर लीजिए।